Back students, in the previous lecture we have done NCERT exercise solution from 1.1 to 1.6. Now in this lecture we will be doing 1.7 to 1.12. So let's start with the first question, that is discuss the shape of the following molecule using Westphal model. इन molecules के आपको shape को बताना है आपको, ठीक है। BeCl2, BeCl3 सिलिकॉन के क्लोराइड हैं, ठीक है, आर्सेनिक, फिर आपका H2S एंड फॉस्फाइन, ठीक। फर्स्ट मॉलिक्यूल से आता है ऐसे बेरिलियम का क्लोराइड BeCl2, ठीक है। सो BeCl2 में सबसे पहले जब आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमारे आपके पास बेरिलियम के लास्ट सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 2 हमारे क्लोरीन के साथ बॉन्डेड हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। और लोन पेयर एक भी नहीं बचेगा, 0 लोन पेयर। तो 2 + 0 यानी अरेंजमेंट हमारा आपका 2 + 0 = 2। 2 के लिए अरेंजमेंट होता है दैट इज़ लीनियर, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट भी लीनियर होगा, इसका शेप भी लीनियर होगा क्योंकि कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसका शेप हो जाएगा बेरिलियम क्लोराइड का लाइक दिस BeCl। कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं, अगर लोन पे इलेक्ट्रॉन होता तो हम रखते हैं और उसका शेप हो सकता था बेंट हो जाए, ठीक है। वो ऐसा कुछ भी नहीं है, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं है। दूसरे मॉलिक्यूल की बात करें तो सेकेंड मॉलिक्यूल BeCl3 बेरिलियम के क्लोराइड की बात करते हैं, बोरॉन के क्लोराइड की। तो बोरॉन के लास्ट सेल में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और वो तीनों क्लोरीन के साथ जुड़े होंगे क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1-1 होती है, एटलीस्ट एक बॉन्ड से तो बोरॉन से जुड़ेगा। तो 3 बॉन्ड पेयर हैं बोरॉन के पास, मतलब 3 बॉन्ड पेयर के थ्रू वो क्लोरीन के थ्रू जुड़ेगा और फिर बोरॉन के पास एक भी लोन पेयर फिर नहीं बचेगी, तो 0 लोन पेयर। तो 3 + 0 = 3। तो अरेंजमेंट 3 के लिए कैसा अरेंजमेंट होता है, जैसे 2 के लिए अरेंजमेंट लीनियर था, 3 के लिए अरेंजमेंट होता है ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। तो हम इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं BeCl3 को, दिस इज BeCl3। एक भी लोन पेयर नहीं है तो ये ट्राइगोनल में हमारा आपका प्लानर स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसे आप डॉट लाइन से, यानी एक ही प्लेन पे ये हमारे 120 एंगल डिग्री पे 120 एंगल पे इंक्लाइंड होंगे। सो दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लानर। थर्ड मॉलिक्यूल इज सिलिकॉन का क्लोराइड, टेट्राक्लोराइड। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 4 होता है और एटलीस्ट 4 क्लोरीन है ना, तो चारों क्लोरीन से सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया वो, तो इसका मतलब चारों बॉन्ड पेयर, चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बना लेंगे, तो लोन पेयर सिलिकॉन के पास कुछ भी नहीं बचेगा। और 4 + 0 यानी 4 के लिए अरेंजमेंट होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के लिए अगर आप यहाँ पे शेप बनाएं सिलिकॉन के टेट्राक्लोराइड का, तो सिलिकॉन एक क्लोरीन ऊपर और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हमारा इस तरीके से आपको दिखाई देगा, 3 आपके नीचे, ठीक है। तो ये हमारा आपका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट और शेप भी हो गया इसका हमारा आपका सिलिकॉन के क्लोराइड का, ठीक। फिर बारी आती है नेक्स्ट हमारे AsF5 मॉलिक्यूल का। तो मैं ज़रा नेक्स्ट पेज लेता हूँ। AsF5, ठीक है, AsF5 मॉलिक्यूल का। तो आर्सेनिक के लास्ट सेल में, आर्सेनिक ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, और 5 इलेक्ट्रॉन है और वो 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, एक बॉन्ड से तो जुड़ा होगा एटलीस्ट सभी फ्लोरीन के साथ। तो इसका मतलब 5 बॉन्ड पेयर उसके इन्वॉल्व हो गए बॉन्ड बनाने में। लोन पेयर कितने बचे, एक भी नहीं। तो अगर हम 5 + 0 देखें तो कितना होगा, दैट इज़ 5। और 5 के लिए अरेंजमेंट होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो अगर हम इसका शेप और अरेंजमेंट देखें तो दोनों सेम होगा क्योंकि कोई भी लोन पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं। तो आर्सेनिक के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें फ्लोराइड के, तो ये हमारा आपका आर्सेनिक का, ठीक है, ये शेप होगा, ये ट्राइगोनल एक ट्रायंगल पे, ये हो गया प्लेन पे, एक ही प्लेन पे ये तीनों हमारे फ्लोरीन होंगे आर्सेनिक के साथ, और ऊपर और नीचे एक्सेस पे ये बाइपिरामिड लाइन, ऊपर और इसके साथ जोड़ दो तो ये हमारा ऊपर भी एक पिरामिड बन जाएगा और नीचे भी आप फ्लोरीन के साथ सभी फ्लोरीन को जोड़ दो तो नीचे भी एक पिरामिड बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, ठीक है। ट्रायंगल वाले को मैं डार्क लाइन से शो कर रहा हूँ, ओके। सो दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। नेक्स्ट हमारा जो मॉलिक्यूल है, द नेक्स्ट मॉलिक्यूल है H2S एंड PH3, ओके। सो H2S एंड PH3 मॉलिक्यूल, H2S की बात करें और PH3 फॉस्फाइन मॉलिक्यूल लास्ट बात करेंगे। H2S की बात करें अगर हम, तो H2S में सल्फर हमारा आपका जो है ना सेंट्रल एटम है, ठीक है। मेन हम सेंट्रल एटम को कंसिडर करते हैं, उसके बाद पेरिफेरल एटम देखते हैं कितने हैं, उनके साथ बॉन्ड कितने बना सकता है। सल्फर के लास्ट सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बट 6 में से क्या वो 6 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे बॉन्ड पे बना लेगा, नहीं।
वो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो 2 बॉन्ड से ही जुड़ेगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर वो यूज़ कर रहा है, 2 बॉन्ड पेयर हमारा सल्फर ने यूज़ कर लिया। तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन में से उसने 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ किए हैं, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर बचेगा, कहने का मतलब। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपका जो है बॉन्ड में इन्वॉल्व हुआ और 4 इलेक्ट्रॉन बच गए एज ए लोन पेयर। तो ओवरऑल हमारा आपका ये कितना हो गया, दैट इज़ 4 के लिए अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट अगर आप इसका देखें तो सल्फर आपका सेंट्रल एटम था, 2 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन एक ऊपर होंगे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आप यहाँ नीचे देंगे और 2 आपके हाइड्रोजन के एटम यहाँ आप नीचे ऐसे शो करेंगे। तो इसका शेप हमारा आपका क्या कहलाएगा, इसका शेप हमारा आपका ये अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल, ये शेप नहीं है, इसका शेप हम लोग कहेंगे दिस इज बेंट, या इसे वी शेप भी कहते हैं, ठीक है। वी शेप क्यों, शेप को देखते वक्त सिर्फ आप इसे देखते हैं और किसी लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को आप नहीं देखते, ठीक है। तो ये हमारा आपका शेप इसका हो जाएगा, दैट इज बेंट और वी शेप्ड। द लास्ट वन इज PH3, फॉस्फोरस ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, जिसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो फॉस्फोरस के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से ये 3 हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड बना चुका होगा ना, और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा, वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 होती है। तो इसका मतलब 3 बॉन्ड बनाया होगा इसने जस्ट, फॉस्फोरस ने हाइड्रोजन के साथ सिंगल। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो बच गए, 3 तो उसने बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इसका मतलब हमारा है 3 + 1 4 के लिए अरेंजमेंट क्या होती है, अरेंजमेंट तो टेट्राहेड्रल ही होगी, बट जो मॉलिक्यूल का शेप होगा, जैसे इसमें हमने शेप को अलग नाम दिया, अरेंजमेंट को अलग नाम दिया, शेप इसका बेंट और वी शेप था, यहाँ पे अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है, बट उसकी शेप की बात कही जाए तो उसका एक्चुअल में हमारा शेप क्या कहलाएगा, तो PH3 का शेप हम कहेंगे पहले फॉस्फोरस, 1 लोन पेयर ऊपर होगा और 3 हाइड्रोजन हमारे यहाँ नीचे होंगे, 3 हाइड्रोजन के एटम। सो दिस शेप इज कॉल्ड पिरामिडल शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल भी कह सकते हैं, पिरामिडल शेप भी कह सकते हैं। सो इट्स बेटर टू राइट ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। तो ये हो गया हमारा आपका फॉस्फाइन का अरेंजमेंट। NH3 का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, बिल्कुल सेम, फॉस्फोरस की जगह नाइट्रोजन रख दो, नाइट्रोजन के ऊपर भी 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा और 3 बॉन्ड पेयर वो फॉस्फोरस के हाइड्रोजन के साथ बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दैट इज 1.8, ऑल्दो ज्योमेट्रीज ऑफ NH3 एंड H2 मॉलिक्यूल्स आर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ठीक है, इन दोनों का अरेंजमेंट हमारा टेट्राहेड्रल होता है, बट फिर भी बॉन्ड एंगल वाटर में और अमोनिया में, दोनों में बॉन्ड एंगल हमारे क्या है, वो अलग है, और वाटर के लिए कह रहा बॉन्ड एंगल लेस है दैन द अमोनिया। सबसे पहले दोनों का अरेंजमेंट हम और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। लाइक H2 और NH3 अगर कंपेयर करें, अभी जैसे हमने विस्पर थ्योरी में देखा था, वैसे ही अगर हम अरेंजमेंट को कंपेयर करें तो इसमें सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, इसमें सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन के लास्ट सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से वो 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 बॉन्ड तो जा चुकी है बॉन्ड बनाने में, तो 2 बॉन्ड पेयर इसमें हमारा यूज़ हो गया 6 में से। बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन अगर चले गए बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ हो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 लोन पेयर, तो इसका मतलब हमारे पास जो है ना टोटल 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, यानी कि 4 के लिए अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो इसका शेप अरेंजमेंट हमारा होगा टेट्राहेड्रल, राइट। तो हम अरेंजमेंट ज़रा इसको बना देते हैं, 2 लोन पेयर जो होंगे ना वो इन पोजीशंस में होंगे, एक ऊपर एक नीचे, और हाइड्रोजन वाटर ये रहा। NH3 की बात करें, नाइट्रोजन के लास्ट सेल में, सेंट्रल एटम के लास्ट सेल में, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन के लास्ट सेल में देखा था, ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, मतलब 3 तो इसने बॉन्ड पेयर बना दिए, ठीक है। फिर 3 अगर 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए बॉन्ड बनाने में, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 लोन पेयर, और 3 + 1 4 के लिए अरेंजमेंट होता है अगेन टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के लिए हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करें 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन के साथ, तो 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन ऊपर और 3 आपके जो यहाँ पे हमारे आपके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पे बन गए। अब अगर यहाँ पे आप कंपेयर करें तो अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी जो हमारा रिपल्शन होगा, यहाँ पे लोन पे रिपल्शन है, दिस इज लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो रिपल्शन है दिस इज लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन। तो आपको क्या लगता है कौन सा रिपल्शन हमारा ज़्यादा होना चाहिए? डेफिनेटली
वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये जो लोन पेयर रिपल्शन है वो ज़्यादा है, यहाँ भी दोनों तरफ से ये इसे नीचे की तरफ जो है ना ये इसे पुश करेगा, दोनों हाइड्रोजन को यहाँ भी पुश होगा ये। तो इसकी वजह से ये जो हमारा आपका बॉन्ड है, ये जो दो बॉन्ड मैंने यहाँ पे रेड से राइट किए हैं, ये दो बॉन्ड और क्लोजर आएंगे और ये एंगल बहुत कम हो जाएगा। तो ये जो हमारा आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा आपका बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन की वजह से हो रहा है, राइट। सो यहाँ एक लोन पेयर था, हाँ। तो ये हमारा आपका बॉन्ड पेयर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच के रिपल्शन की वजह से हुआ। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इधर है और उसके बाद यहाँ इसके बाद हमारा सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन काम कर रहा है। तो ऊपर तक तो ठीक था, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है, बट यहाँ पे दो लोन पेयर है तो यहाँ पे दोबारा फिर रिपेल हो रही है, यहाँ पे एक और लोन पेयर रिपल्शन हमारा काम कर रहा है। तो डेफिनेटली लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन, सॉरी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन हमारा एक और यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होती है। फर्दर एक और लोन पेयर हमारा नीचे जो है ना वो उसे पुश करता है, तो इसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल छोटी हो जाएगी और ये बॉन्ड एंगल हमारी आपकी कितनी हो जाएगी, सो दिस इज़ अबाउट 104.5 डिग्री और ये बॉन्ड एंगल हमारा आपका कितना हो जाएगा, दिस इज़ 107 डिग्री या 107.5 डिग्री अलग वैल्यूज़ है। तो ये हमारा आपका बॉन्ड एंगल हो जाता है। तो हम यहाँ पे इस वजह से कह रहे हैं कि हमारा ऐसा क्यों शेप हुआ। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ, नाउ वी कैन आंसर दिस क्या, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ, ठीक है, टू लोन पेयर्स प्रेजेंट इन H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर है, ठीक है, वेयर एज one lone pair is present in NH3 molecule। एक लोन पेयर हमारा NH3 मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में है। एंड वी नो लोन पेयर रिपल्शन, जिसमें हमारा लोन पेयर रिपल्शन होगा, ये हमारा आपका जो है ना लोन पेयर रिपल्शन हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है, मोर देन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहाँ शुरुआत में ही लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन है, देन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसीलिए ये बॉन्ड पेयर जो है ना लोन पेयर ये ज़्यादा रिपल्शन होगा, ठीक है, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन कम होगा और बॉन्ड एंगल वहाँ पे हमारी आपकी ज़्यादा होगी और यहाँ पे थोड़ा सा ये कम बॉन्ड एंगल हमारा आपका होगा, ठीक है। तो ये हमारा आपका रीज़न हो गया। फर्स्ट 1.8 हो गया। अब 1.9 पे आते हैं। हाउ विल यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आया था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपने बॉन्ड ऑर्डर जब निकाला तो बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में हाफ ऑफ NB माइनस NA इसके इक्वल था, ठीक है, जहाँ पे NB क्या थे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, और Na क्या थे, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर होता है एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं उसमें, ठीक है। तो ऐसा है कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतने ही होंगे बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतने ही होंगे। यानी कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो एक बॉन्ड हुआ, बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो 2 बॉन्ड हुआ, बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो 3 बॉन्ड हुआ, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया इस तरीके से। तो आपको पता है कि अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है देन द डबल बॉन्ड एंड देन द ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब है अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है, 1 है तो मीन्स कम है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रही है, बॉन्ड ऑर्डर हो गई 2 तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम हो गई। बॉन्ड ऑर्डर और बढ़ी तो बॉन्ड लेंथ और कम हो गई। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा आपका ये बॉन्ड लेंथ से इस तरीके से रिलेट करता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समझ ले बॉन्ड लेंथ के। और ये है कि हमारा आपका जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड लेंथ जितना कम उतना ही बॉन्ड लेंथ कम होता है, और जितना बॉन्ड लेंथ कम होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजर होते हैं, स्ट्रांगली आपके मतलब अटैच्ड होते हैं और उनके बीच की बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी बढ़ती है। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी देन द डबल बॉन्ड देन द सिंगल बॉन्ड,
तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ कम होने का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ना, यानी कि स्ट्रेंथ बढ़ना। तो इसे हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो इन शॉर्ट में हम सीधे अपनी बात को एक इस तरीके से लिख सकते हैं कि मोर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, more will be the strength of bond, that's it। ठीक है, so this is how bond order is related to the bond strength। ठीक है, now moving to the next question which is 1.10, define bond length। बहुत सिंपल, bond length एक्चुअल में इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, it is the equilibrium distance between the nucleus of two bonded atoms। ठीक है, उनके न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस। ठीक, जैसे अगर आप कहते हैं कि बॉन्डेड एटम्स हैं, इस तरीके से कोवलेंट बॉन्डेड एटम है हमारे, तो इसके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, दैट विल बी द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड के लिए हमारा, पहले तो आयनिक बॉन्ड के लिए अगर मैं बात करूं, आयनिक बॉन्ड के लिए ये हमारा सम ऑफ कैटायनिक रेडियस एंड सम ऑफ एनायनिक रेडियस के इक्वल है। और अगर आप आयनिक बॉन्ड की कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, तो उस केस में ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड, अगर मान लो इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेते हैं, इन अ मॉलिक्यूल ए बी। ठीक है, जैसे ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पे इसका जो हमारा आपका बॉन्ड लेंथ होगा रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी इसके। तो यहाँ हम कैटायनिक एनायनिक के रेडियस के सम की बात करते हैं, यहाँ हम उनके एटम के रेडियस के सम की बात करते हैं, उसके बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, दैट इज नोन एज द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट 1.11 पे आते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रेजोनेंस विथ रेफरेंस टू द कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन इज CO3 नेगेटिव कार्बोनेट आयन। अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन 3 ऑक्सीजन से, ठीक है, इस तरीके से अटैच्ड होता है कि एक ऑक्सीजन के साथ हमारा आपका इस तरीके से होगा डबल बॉन्डेड, और 2 ऑक्सीजन के साथ ये सिंगल बॉन्डेड अटैच्ड होते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करें इसका तो, ठीक है, इसके पास 3 लोन पेयर हमारे ऑक्सीजन के पास होंगे। जो ये 2 नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हो, ये 2 नेगेटिव चार्ज हमारा आपका एक इस ऑक्सीजन के ऊपर और ये एक इस ऑक्सीजन के ऊपर हमारा फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, तो हमारा होता क्या है, फर्स्ट ये जब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज आप देखिए ऑक्सीजन के लास्ट सेल में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। होते कितने लास्ट सेल में? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ 7 है, दोनों ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और दोनों ने गेन किया। ठीक है, किसी भी हमारे आपके कैटायन से इन्होंने गेन कर लिया। अगर इनका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा बनता है कि ये लोन पेयर को आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, बॉन्ड पेयर बना सकते हैं। अगर यहाँ ये बॉन्ड पेयर बन जाएगा, ठीक है, सपोज यहाँ अगर ये बॉन्ड पेयर हमारा बन गया तो कार्बन, इसके बीच की जो हमारी आपकी कार्बन कार्बन के बीच में जो है ना डबल बॉन्डेड हमारी आपकी वैलेंसी जो बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पे आप डबल बॉन्ड रख रहे हो, यहाँ पे आपने कार्बन ऑक्सीजन रखा, अब ऑक्सीजन के पास 2 ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, नेगेटिव चार्ज भी चली गई क्योंकि अब वापस से 6 इलेक्ट्रॉन ही हो गए कार्बन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया कार्बन को। ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ कोई चेंजेस नहीं हुई, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, नेगेटिव चार्ज भी था। कार्बन अब इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं है, ठीक है, 4 ही होनी चाहिए। तो ये बॉन्ड हमारा सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। अब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसके पे हमारा होगा क्या, तो ये हमारा आपका बॉन्ड पेयर जो है ना ये लोन पेयर बन के ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी मैंने पहले ना यहाँ पे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बना दिए, यहाँ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन एटम के ऊपर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे आप इसे मूव कर दे तो यहाँ पे अब 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आ जाएंगे विद अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है, पहला हमारा, ठीक, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हमारा हो गया, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर आ गई, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज भी आ गया। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप अगर ड्रॉ करते हैं तो कार्बन, ठीक है, अब अगले में क्या करो आप, अगले में ये जो लोन पेयर है हमारा आपको, ठीक, इसी पहले वाले स्ट्रक्चर से ही बनाओगे, तो अगले में हम क्या कर सकते हैं, इस लोन पेयर को
यहाँ पे बॉन्ड पेयर बना सकते हैं और फिर हमारा आपका ये बॉन्ड पेयर वापस यहाँ लोन पे जा सकता है। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा जो बनेगा फिर से वही, ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फिर से आ रही है, ठीक है। यहाँ अब डबल बॉन्डेड हो चुका है, जो चीज़ इस राइट हैंड साइड वाले कार्बन ऑक्सीजन ने की वो अब लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑक्सीजन कर रहा है, और इस ऑक्सीजन को आपने छेड़ा नहीं, इसको हमारा एज इट इज़ आपने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारा आपका सिंगल बॉन्डेड ही रहेगा और 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज के साथ। तो जो 3 आपके शेप यहाँ पे दिख रहे हैं वो हमारे आपके इनके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम एक चीज़ें ध्यान में रखते हैं, एक चीज़ को हम सबसे ज़्यादा ध्यान में रखते हैं कि इन सब की एनर्जी हमारी सिमिलर होती है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन्स, पोजीशन ऑफ एटम्स, ये सब चेंज नहीं होने चाहिए। तो इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यही है कि हमारे यहाँ पे ये पता चलता है कि यहाँ जो पोजीशंस ऑफ एटम्स हैं, पोजीशन ऑफ एटम्स आर सेम। ये हमारे आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, दे आर सेम, ठीक है। फर्स्ट, दूसरा हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, ठीक है। ये भी हमारे आपको सेम दिख रहे हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और जो चार्जेस हैं, द चार्जेस, negative charges, you can say negative charges are on the more electronegative ion. Negative charges are on electronegative atom, electronegative atom, that is oxygen here, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर हमारा नेगेटिव चार्ज है तो वो हमारा आपका ज़्यादा स्टेबल है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। वो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, इसमें कंडीशंस में आप पढ़ेंगे, ठीक है, कि रेजोनेंस की स्टेबिलिटी हमारी क्या होती है, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द अदर, वो इसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनेट आयन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज S3PO3 can be represented by the structure 1 and 2 as shown below. Can these two structures be taken as the canonical forms of the resonance? ठीक है, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या ये हो सकते हैं, क्या ये इनके कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म्स जो सिमिलर एनर्जी वाले हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस सब कुछ सेम रहे, पोजीशन ऑफ एटम्स, रिलेटिव पोजीशन सब कुछ सेम हो, तो हम उसे बेसिकली कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं। तो क्या ये इनके कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड जो हमारा S3PO3 का रिप्रेजेंट कर रहा हो, क्या वो हैं? इफ़ नॉट गिव द रीज़न। अगर नहीं है रेजोनेटिंग आपके ये कैनोनिकल फॉर्म्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो ऐसा क्यों? तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो आप इस स्ट्रक्चर में S3PO4 में आपने फॉस्फोरस को सेंट्रल एटम रखा है, ठीक है। फॉस्फोरस को आपने यहाँ पे सेंट्रल एटम रखा है, राइट। फॉस्फोरस के 2 साइड OH है, यहाँ भी OH है, एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ तीनों तरफ आपने OH रख दिया, यानी आपने इस हाइड्रोजन को उठा के यहाँ पे रख दिया। मीन्स यू हैव चेंज द रिलेटिव पोजीशन, आपने वहाँ पे पोजीशन ऑफ एटम चेंज कर दिया है। और मैंने अभी पीछे के क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चंस में ही आपको बताया 1.1 में कि जो पोजीशंस आपके एटम्स के होते हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए, देन इट इज सेड टू बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये कंडीशंस होते हैं कि आपके सबके आपके एनर्जी जो होंगी लगभग हमारी सिमिलर होंगी। उसके बाद आपने कहा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो सेम होने चाहिए। चार्जेस अगर हैं तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर हो, नेगेटिव चार्जेस अगर पॉजिटिव चार्जेस है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर हो, तो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। और एटम्स की पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न हमारा यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आप इसे कह सकते हैं कि नो, आप इन्हें कैनोनिकल फॉर्म्स नहीं कह सकते, ठीक है। सो दीज टू स्ट्रक्चर्स cannot be considered as canonical structure because of change in position of हाइड्रोजन एटम। उसका रिलेटिव पोजीशन क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड वाइल ड्राइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हमारा आपका ये दोनों जो है ना कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नहीं है, राइट। तो ये हमारा आपका 1.12 लास्ट आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसी के साथ ये चैप्टर, ये लेक्चर हमारा खत्म होता है।